जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे हम आज के इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही परीक्षा के लिए। यहाँ पे न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न जो है ना यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के पीडीएफ से हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ओके, और आपको पता होगा कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना रिजल्ट लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा सेट 1 है। ओके, और यहाँ पे आपको बता दी कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम तो। ओके, चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे कहता क्या है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ, क्या हुआ था? ऑप्शन ए है परमियम युग में, बी ऑप्शन है जुरेसिक युग में, सी ऑप्शन है क्रिटेशियस युग में और डी ऑप्शन है ट्रियासिक युग में। चलिए ज़रा बतलाएंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न आते रहता है तो इसलिए हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड के टूटने के क्रम का प्रारंभ हुआ। इस युग में डायनासोर का युग भी कहते हैं। ठीक है, इस युग को जो ना डायनासोर युग भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन और डिस्कस के साथ यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं तो थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी पर स्थित है? जरा बतलाएंगे। ऑप्शन ए है गंगा, बी ऑप्शन गोमती, सी ऑप्शन यमुना और डी ऑप्शन है राप्ती। चलिए ज़रा बतलाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दो का, तो दो का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहता है इटावा यमुना जो है इटावा यमुना के तट पर वसा है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? चलिए ज़रा बतलाएंगे। 3 का सही आंसर। दोस्तों अगर आपको आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा कि हाँ इसका ये सही आंसर है। ओके, चलिए ज़रा बतलाएंगे। देखिए 3 का बात करें तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हुआ 0.15%। ध्यान में रखिएगा 0.15%। अगला क्वेश्चन है, परामनी क्रांति का संबंध है। ओके, कहता है परामनी क्रांति का संबंध है। क्या चीज़ का संबंध है दोस्तों? केसर उत्पादन से या उर्वरक उत्पादन से या बांस से या भिंडी उत्पादन से? ज़रा बतलाएंगे। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों बात करते हैं 4 का, तो ये जो ना परामनी क्रांति जो है ना, ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भिंडी उत्पादन से। ओके, चलिए बात करते हैं केसर उत्पादन का, तो ये इसका हो जाएगा क्रांति जो है ना सेफ्रॉन क्रांति से संबंधित है। ओके, ध्यान में रखिएगा। अगला बात करते हैं उर्वरक उत्पादन, तो ये जो है ना किससे संबंध है? तो ये स्टेली क्रांति से संबंधित है। ओके, बात करते हैं बांस उत्पादन से क्या है? तो ये हरित सोना क्रांति से होता है। ठीक, हरित सोना क्रांति से बांस उत्पादन होता है। ठीक है, और भिंडी की बात करें, भिंडी उत्पादन की, तो ये परामनी क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्यूपर। ठीक है, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन क्या हो जाएगा? ज़रा बतलाएंगे। ऑप्शन ए कहता है यह बर्फ से निर्मित होती है, बी ऑप्शन इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, सी ऑप्शन इसकी खोज वर्ष 1992 में हुई थी और डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त सभी। यहाँ पे कहता क्या है, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कहते कपास का जन्म स्थल माना जाता है। किसको माना जाता है? इथोपिया को, मिस्र को, चीन को या भारत को? चलिए ज़रा बतलाएंगे। 6 का सही आंसर। दोस्तों 6 की सही आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कपास का जन्म स्थल जो है मिस्र को माना जाता है। कपास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की उपज है। ओके, किंतु वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तोष्ण क्षेत्र में होता है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है दोस्तों? इस्लामाबाद को या लाहौर को या
सलवाबाद को या पेशावर को? ज़रा बतलाएंगे 7 का सही आंसर। दोस्तों 7 के सही आंसर की बात करें तो फैसलाबाद हमारा राइट आंसर होगा। पाकिस्तान का मैनचेस्टर की बात करें, फैसलाबाद हमारा सही आंसर होगा। ओके, और भारत की मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, ये पाकिस्तान का है, फैसलाबाद हो जाएगा। और हमारा भारत की बात आए तो कहता क्या, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सेमरी। ओके, सेमरी क्रम की चट्टानों पाई जाती है कहाँ पे? रोहतास, पूर्णिया, भागलपुर या मुजफ्फरपुर? सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? चलिए, जो पाई जाती है ना, ये रोहतास में पाई जाती है। कहाँ पे? रोहतास में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निपेक्षित किया जाता है? जरा बतलाएंगे नौका, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निपेक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए है गंडक, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है कोसी और डी ऑप्शन है बागमती। जरा बतलाएंगे नौ का सही आंसर। दोस्तों 9 की बात करें तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कोसी। ओके, क्या हो जाएगा? कोसी। कोसी नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निपेक्षित किए जाते हैं जो बाढ़ का कारण बनती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी का उद्गम गोसाई धाम नेपाल से होती है और यह भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। कितना? 260 किलोमीटर है। ओके, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कहते हैं डिगी वर्ल्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, की गई थी? ऑप्शन देखिए क्या है? सर हेस्टिंग्स इस्मा, बी ऑप्शन है सर जॉर्ज एवेल, सी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ज़रा 10 का बतलाएंगे क्या हो सकेगा? दोस्तों 10 की बात करें तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, सर हेस्टिंग्स इस्मा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। देखिए माउंटबेटन जो है ना, माउंटबेटन ने देखिए माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिग्गी वर्ल्ड प्लान तैयार किया। ठीक है, यह योजना जनरल सर हेस्टिंग इस्मा, सर जॉर्ज एवेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता क्या है? कहता है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ हम आपको डिस्कस दे रहे हैं, तो ज़रा डिस्कस को ध्यान से सुनिएगा। कहता है संसद द्वारा राज्य विधानसभाओं को भंग होने का परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है आम चुनाव, बी ऑप्शन है मध्यावधि चुनाव, सी ऑप्शन है उपचुनाव और डी ऑप्शन अर्ध चुनाव। ज़रा बतलाएंगे। दोस्तों बात करते हैं 11 की, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी मध्यावधि चुनाव सही आंसर होगा। देखिए आम चुनाव की बात करें तो संसद व राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। बात करते हैं उपचुनाव जो है ना दोस्तों, यह संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए किया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कहते हैं भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में आरक्षण प्राप्त है? जरा बतलाएंगे 12 का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में आरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25 और 26, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 27, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 28 और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जरा बतलाएंगे 12 का। दोस्तों 12 की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक ओके धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आप लोग जो है ना चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और क्लास कैसा लग रहा है आपको ये ज़रूर बतला दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया। कब किया भाई?
दोस्तों ये किए थे सितंबर 2017 में, ठीक है। देखिए सितंबर 2017 में सरकार ने क्रीमी के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है, क्या करता है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो करता है ना, ये करता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, राइट। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? दोस्तों 15 की बात करें, देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1/6 भाग। देखिए यदि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार द्वारा कुल अवैध मत का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेंगे, राइट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? कितना, कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अनुच्छेद 304 में, ओके। देखिए अनुच्छेद 304 में ऐसे मामले में राष्ट्रपति ना चाहे तो राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है डेवर, ओके, डेवर आयोग का संबंध है, किससे संबंध है भाई? जरा बतलाएंगे ये किससे संबंध है? ऑप्शन है पंचायती क्षेत्र के विकास से, बी ऑप्शन है संविधान संशोधन मामले से, सी ऑप्शन है आर्थिक सुधारों के मामले से, और डी ऑप्शन है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। 17 की बात करें दोस्तों तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हमारा सही आंसर होगा, ओके। देखिए 1975 में डेवर आयोग की अनुशंसा के बाद PVTGS की एक अलग श्रेणी की स्थापना हुई, ओके, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कहता है किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? दोस्तों 18 की बात करें तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 243 का राइट आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन। देखिए दोस्तों संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 243 से 243 9 तक, ठीक है, में पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कहते हैं असत्य मिलान का चयन करें, जरा बतलाएंगे। चलिए हम बतलाते हैं। 19 की बात करें तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। कहता क्या है, JS वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन, ये जो है ना असत्य मिलान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कहता है, मैथ का क्वेश्चन है, ज़रा आप लोग से बनने वाला तो बताइए। 20 का कहता है क्या, निम्न आकृति में त्रिभुज जो है ना स्वस्थ का है, ये वृत्त ये क्या चीज़ का है, वृद्धों का है, ठीक है, ये चतुर्भुज, और ये वृत्त जो है ना पुरुषों की प्रतिनिधित्व करता है। आकृति में उस क्षेत्र का बताइए, उस क्षेत्र को बताइए जो उन पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वस्थ पर वृद्ध नहीं, ठीक है। क्या कहता है, तो ज़रा बतलाएंगे यहाँ पे सही आंसर। ऑप्शन और है क्या? ऑप्शन यहाँ पे है 2, 1, 2, 3 और 7। ज़्यादा इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। देखिए कहता क्या है, ये जो ना वृत्त का है, ठीक है, और ये 7 जो है ना ये पुरुष का हो जाएगा, और यहाँ पे ये देख सकते हैं स्वस्थ का हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है, जो कि क्या है 2, ठीक है, 2 ये, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए कहता है कागज को तीरे द्वारा प्रदर्शित बिंदु रेखा पर मोड़ा जाता है और फिर काटा जाता है, और मोड़ खोलने के बाद कागज कैसा दिखेगा? सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार मोड़ा जाता है, फिर ये दोनों
कौन मोड़ा जाता है, फिर ऐसे। तो ये बतलाया जा रहा है कि खोलने पर कैसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना क्या हो जाएगा सही आंसर, ज़रा बतलाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए प्रश्न आकृति तथा चार उत्तर आकृतियों में उस आकृतियों का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। उत्तर आकृति है, जरा बतलाएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या हो सकेगा 22 का। बी ऑप्शन दोस्तों सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है चारों उत्तर उत्तर आकृति में से कौन सी एक आकृति प्रश्न में दी गई प्रकृति को पूरा कर सकती है, जरा बतलाएंगे। इसमें कौन यहाँ पे पूरा करेगा यहाँ पे। ओके, ये ऐसा आया, तो यहाँ पे भी सीधा वाला चिन्ह आएगा ना, सीधा वाला। देखिए यहाँ पे अगर तो यहाँ टेढ़ा है तो यहाँ भी टेढ़ा है, यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पे सीधा आना चाहिए। और ऑप्शन की बात करें तो ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये टेढ़ा है। सीधा की बात करें तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। चलिए यहाँ पे कहता है कि दिए गए चार विकल्पों में से ए विषम शब्दों को चुनें। कहते यहाँ, पास, कहाँ और वहाँ, ज़रा बतलाएंगे। देखिए 24 का बात करें तो पास के छोड़कर अन्य सभी प्रश्न शब्द है, अतः पास विषम है। ठीक है, पास, यहाँ ये सब जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक, और ये जो है ना ये विषम हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आई होप हमारी बात जो है ना आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे कहते हैं भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 1957, बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। देखिए भारत में साख निर्धारण में क्रिसिल भारत की सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय संस्था है जिसकी स्थापना 1987 में हुई एवं इसने अपना कार्य 1988 में प्रारंभ किया। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी। चलिए यहाँ पे कहता है जीएसटी परिषद के केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या है, क्या हो जाएगा 32, 33, 34, 35, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 33 हमारा सही आंसर होगा। और देखिए 33 जीएसटी परिषद सदस्यों के केंद्र सरकार को 2 और राज्यों के 31 सदस्य शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33, राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहते हैं राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था, जरा बतलाएंगे। 27 का क्या हो जाएगा। चलिए 27 का दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन, सुख क्या है सुखमय चक्रवर्ती समिति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई। ठीक है, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई, तो क्या हो जाएगा 28 का सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा 2021 सही आंसर हो सका क्या 24 अप्रैल 2021। ठीक है, क्या हो जाएगा 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में स्वामित्व योजना प्रारंभ की है। इस योजना का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामले को कम करना भी है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से में प्रारंभ किया गया था, जरा बतलाएंगे। ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या प्रथम या 5वीं या 7वीं, जरा बतलाएंगे क्या हो जाएगा। चलिए 29 की बात करें दोस्तों तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ओके, देखिए
ऑपरेशन फ्लड 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। इसका संबंध दूध उत्पादन से है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। कहता है लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 266(1), अनुच्छेद 266(2), अनुच्छेद 267(2), अनुच्छेद 268(1). बस दोस्तों बात करते 30 का, तो बी ऑप्शन हो सका अनुच्छेद 266(2) राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है जेंडर वस्टिंग, ओके, जेंडर वस्टिंग की सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था, ज़रा बतलाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हो सका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या हो सका ऑस्ट्रेलिया। देखिए जेंडर वास्टिंग का सबसे पहला प्रयोग जो है ना 1982, ठीक है, 1982 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत में जेंडर वास्टिंग की अवधारणा की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005 से 6 के आम बजट से की गई। ओके, सरकार द्वारा निर्धारित ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है, जेंडर वास्टिंग, ठीक है, वास्टिंग कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं आज़ादी से लेकर अब तक, ठीक है, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्य किया गया, ठीक है, अवमूल्य किया गया, सॉरी अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन किया गया, जरा बतलाएंगे। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया। ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करते हैं 32 का, तो 3 बार किया गया है, ठीक है, 3 बार किया गया है। देखिए आज़ादी से लेकर अब तक भारत में 3 बार रुपए का उन्मूलन किया गया है। प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार 19 सितंबर 1949 को। कब प्रथम बार की बात करें 19 सितंबर, ठीक है, 19 सितंबर समझ जाइएगा 1949, ठीक है, 1949 को भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद पंचवर्षीय विकास मॉडल अपनाने के कारण भारत पर विदेशी ऋण का भार बढ़ गया। दूसरी बार की बात करें दोस्तों तो ये 5 जून 1966 को हुआ था। कब, 5 जून 1966 को हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 1966 को रुपए का उन्मूलन किया गया। जब 1962, ठीक है, जब 1962 चीन के साथ युद्ध तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के कारण तथा देश में सूखे के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और भारत पर विदेशी ऋणों की भी वृद्धि हो गई थी। फलस्वरूप भारतीय रुपए का उन्मूलन किया गया। ओके, बात करते हैं तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार 1 एवं 3 जुलाई, ठीक है, 1 एवं 3 जुलाई 1991 को तीसरी बार रुपए की उन्मूलन किया गया। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौरा था। राइट, ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं, एक बार फिर से आपको बतला देते हैं। पहली बार डेट याद रखिएगा, बाकी बात छोड़िए। पहली बार कब हुआ तो 19 सितंबर 1949 को, दूसरी बार 5 जून 1966 को, तीसरी बार 1 या 3 जुलाई 1991। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो हम मैथ का क्वेश्चन जो ना छोड़ते चलेंगे। अगर आपको आता हो तो स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा है मैथ का। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको आता हो, हमें नहीं आता इतना ये सब मैथ, ठीक है। चलिए आंसर बतला देते हैं, ठीक है, आंसर, ताकि आप लोग बनाएं तो आंसर पता हो। देखिए 33 की बात करें तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, और 34 की बात करें तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, और 35 की बात करें तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, और 36 की बात करें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, और 37 की बात करें तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, और 38 की बात करें तो सी वाला हो जाएगा, और 39 का बात करें बी वाला हो जाएगा, और 40 की बात करें तो ऑप्शन में तो इधर है ना 40 का, 40 की बात करें सी वाला हो जाएगा, और ये कहता है 41 का, ये भी
कहता है निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। देखिए, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये कहता क्या है, इसको भी हम छोड़ते हैं। यार किधर किधर भाग रहा है भाई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 43। क्वेश्चन कहता है विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, कहाँ पे होता है भाई? पानी का, एल्कोहल का, बर्फ का या तारपीन का? जरा बतलाएंगे। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। दोस्तों बात करते हैं 43, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पानी का। ठीक है, जो कि पानी का। देखिए, उपयुक्त में से पानी का विशिष्ट का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है, पानी का। ओके, तो क्या हो जाएगा? पानी का 1 होता है, पानी का 1। बात करते हैं एल्कोहल का, तो 0.60 होता है। बात करते हैं बर्फ़ का, तो 0.50 होता है। बात करते हैं तारपीन का, तो 0.42 होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? 44 की बात करें, रोमन हमारा सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रहों के उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई होती है, क्या होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, क्या हो जाएगा? एंटीमनी, क्रोमियम, सोडियम या कोबाल्ट? दोस्तों बात करते हैं 46, तो ए ऑप्शन हो जाएगा एंटीमनी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए उपयुक्त में से एंटीमनी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है ना, वो बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, ये सब होते हैं। और चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो प्लेटिनियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब होता है। बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ की, तो हो सकेगा लोहा, कोबाल्ट और निकेल तथा इसके मिश्र धातु। ठीक है, बात करते हैं 46, तो कहता क्या है? एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ प्रयोग करते हैं दोस्तों? फ्लोरस्पार या यूरेनियम ऑक्साइड या बेरियम, प्लेटिनियो साइनाइड या कुटीन सल्फेट? ज़रा बतलाएंगे, कुनीन सल्फेट। चलिए 47 की बात करें तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो सका हमारा, जो कि कहता है क्या है? बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। दोस्तों देखिए, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का प्रयोग हम एक्स किरणों का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। बात करते हैं 48, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? ऑप्शन देखिए, ए का था एहो ह्यू, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है बोयमेश चंद्र बनर्जी और डी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। दोस्तों 48 की बात करी तो बी ऑप्शन हो सका, जो कि है दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है ना बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, डफरिन। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की? ठीक है, कहता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है भगवती चरण बोहरा। बात करते हैं दोस्तों 49 की, तो लाला लाजपत राय, सी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका की यात्रा की। इन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एवं श्री कृष्ण की
जीवनी लिखी। ठीक है। और दोस्तों 50 की बात करें तो कहता है किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ। ओके, किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था। चलिए ज़रा बतलाएंगे। ऑप्शन ए कहता है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, बी ऑप्शन है लॉर्ड मेयो और सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक। ओके, चलिए 50 की बात करें तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। देखिए भूटान युद्ध की बात करें तो 1865 में, ठीक है, 1865 में हुआ था। जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ। इसी के समय, ठीक है, इसी के समय में कैपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति की पालन किया तथा इसी के समय 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई तो दोस्तों 1866 हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर हम अगले क्लास में 50 क्वेश्चन आपको दे देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल पर है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले के लिए एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। देखिए जो भी क्वेश्चन है ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता ही है कि ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का PDF है, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।